good morning. Welcome to online class of English and my YouTube channel English Classes by Sony Sir. एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय सोनी सर पर। प्यारे बच्चों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं आर्टिकल्स, यानी मैंने आपको बताया डिटरमिनर्स के बारे में और उसमें हम लोगों ने अध्ययन किया है आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स में हम लोगों ने डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में जाना है। उसके बाद में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया नो आर्टिकल्स। क्या बताया? नो आर्टिकल्स। आज हम जो आपके डिटरमिनर्स है उस डिटरमिनर्स का जो अगला पार्ट है, अगला पार्ट का मतलब है कि जैसे मैंने आपको आर्टिकल्स के बारे में बता दिया, आज हम चर्चा करते हैं कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके बाद में आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इनकी हम चर्चा करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमारी चर्चा है वो आज का अपना टॉपिक है, वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की हम लोग चर्चा करते हैं कि संकेतवाचक विशेषण क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि मैंने पहले ही बताया है दिस, दैट, दीज, दोज, ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। समझ रहे हो? दिस, दैट, दीज, दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। बेटा याद रखना, ये एडजेक्टिव्स ही नहीं, ये प्रोनाउन भी होते हैं। यानी दिस, दैट, दीज, दोज एडजेक्टिव्स ही नहीं होते, ये प्रोनाउंस भी होते हैं। प्रोनाउन में भी इनको शामिल किया जाता है। अब देखो, अपन लोग इनकी बात कर लेते हैं। बेटा दिस और एक है आपका दैट, एक आपका है दीज और एक है दोज। प्यारे बच्चों, दिस और दैट का प्रयोग है वो किया जाता है सिंगुलर नाउन के लिए। किसके लिए किया जाता है? सिंगुलर नाउन के लिए। दीज और दोज का प्रयोग किया जाता है प्लुरल नाउन के लिए। ठीक है, अब याद रखना कि दिस दैट का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ होता है, जबकि दीज और दोज का प्रयोग किसके साथ होता है? प्लुरल नाउन के साथ होता है। अब आप कहोगे कि सर आपने भी बताया कि इसका एडजेक्टिव्स के रूप में भी काम में लिया जाता है और प्रोनाउन के रूप में भी काम में लिया जाता है। तो याद रखना बेटा, यदि दिस, दैट, दीज, दोज यदि किसके रूप में आ रहे हैं? सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं। किसके रूप में आ रहे हैं? सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं। तो बेटा सब्जेक्ट कौन लेता है? प्रोनाउन लेता है। यदि सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं तो सब्जेक्ट कौन लेगा? प्रोनाउन लेगा। तब तो ये हो जाएंगे आपके प्रोनाउन। अगर मान लो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्लस नाउन। अब देखो, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्लस नाउन यदि दिया हुआ है तो वहां पे क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। चर्चा करेंगे तब समझ में आएगा। हालांकि याद रखना, यदि दिस दैट यदि किसी भी वाक्य के शुरू में दिए हुए हैं और उसके बाद वर्ब दी हुई है तो वो होते हैं प्रोनाउन। यदि दिस दैट के बाद में कोई नाउन दी हुई होती है तो वो सेंटेंस होता है एडजेक्टिव का। बात समझ रहे हो? अब देखो, दिस दैट सिंगुलर नाउन के लिए काम में लिए जाते हैं, दीज और दोज प्लुरल नाउन के लिए काम में लिए जाते हैं। बेटा दिस और दीज का प्रयोग, दिस और दीज का प्रयोग नजदीक के लिए, किसके लिए? नजदीक के लिए, जबकि दैट और दोज का प्रयोग दूर के लिए। कैसे? यदि नजदीक रखी हुई वस्तु सिंगुलर है, दिस काम में लो। नजदीक रखी हुई वस्तु बहुवचन प्लुरल में है तो क्या काम में लो? दीज काम में लो। दूर रखी हुई वस्तु यदि वहां पे सिंगुलर में है तो दैट काम में लो। अगर दूर रखी हुई वस्तु प्लुरल में है तब क्या काम में लो? दोज काम में लो। समझ रहे हो मेरी बात? कैसे? जैसे मैंने लिख दिया कि दिस इज ए पेन, जैसे मैंने लिख दिया दैट इज ए पेन, जैसे मैंने लिख दिया दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स, जैसे मैंने लिख दिया दोज आर योर बुक्स। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, ये सभी किसके उदाहरण हैं? प्रोनाउन के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? प्रोनाउन के उदाहरण है। क्यों? दिस, दैट, दीज, दोज किसके रूप में आ रहे हैं? सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं। और सब्जेक्ट कौन लेता है बेटा? प्रोनाउन ही लेता है। ये याद रख के चलना कि सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन ही लेगा। आपने लिख दिया दिस, दैट,
दीज और दोज। देखो दिस इज पेन, दिस इज अ पेन, यह पेन है, यह एक पेन है। ये दिस यहाँ पे शो कर रहा है नजदीक के लिए, ये दैट शो कर रहा है दूर के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे वर्ब क्या है? सिंगुलर है। कैसी है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर वर्ब के साथ में, सिंगुलर वर्ब के साथ में एक वचन नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है? दिस और दैट का। जबकि प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब के साथ में आपको प्रयोग करना है दीज और दोज का। देखो दीज आर माई बुक्स, ये किताबें मेरी है, ये किताबें मेरी है। मान लो ये किताबें रखी हुई है, ये किताबें मेरी है, ये तो मेरे पास पड़ी है। और मान लो वहाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये किताबें यहाँ रखी है, तो ये किताबें मेरी है और मैंने कह दिया वो किताबें तुम्हारी है, वो किताबें तुम्हारी है। तो मैंने संकेत कर दिया दूर के लिए, ये हो गया नज़दीक के लिए और ये हो गया फार, दूर के लिए। तो कहने का मतलब है कि नज़दीक पड़ी हुई वस्तु यदि सिंगुलर में है, एक वचन में है, तब तो आपको किसका प्रयोग करना है? दिस का। यदि दूर है तब आप प्रयोग कर दो, बहुवचन में है तब दीज का। यदि सिंगुलर में कोई वस्तु दूर है तब दैट का, अगर प्लूरल में कोई वस्तु दूर है तब किसका प्रयोग कर दो? दोज का। बताइए आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात समझ में आई या नहीं आई? जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बता दिया प्रोनाउन के बारे में कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो हमेशा सब्जेक्ट के रूप में काम में लिया जाता है। अब देखो स्टूडेंट्स, यदि मान लो आपको दे दिया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको दे दिया, प्लस उसके बाद में कोई क्या दे दी? नाउन, तो वो वहाँ पे सेंटेंस किसका होगा? आपका एडजेक्टिव का होगा। किसका होगा? एडजेक्टिव का होगा। कैसे? जैसे आपने लिखा दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, आपने यहाँ पे लिख दिया प्यारे बच्चों, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल। यहाँ पे दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, गर्ल ये नाउन है, आपको पता है, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और नाउन ये आ रहे हैं, तो ये सेंटेंस आपका किसका बन गया? एडजेक्टिव का बन गया। समझ रहे हो? जैसे मैंने लिख दिया कि दीज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, दीज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, तो ये क्या है? ये लड़कियां सुंदर है, ये लड़कियां सुंदर है। तो यहाँ पे बहुवचन के लिए आ गया, लेकिन ये देखो ना उसके बाद में नाउन दिया हुआ है। यदि दिस और दैट, दिस दोज के बाद नाउन आती है तो वो सेंटेंस आपका होता है एडजेक्टिव का। यदि दिस दैट दिस दोज सब्जेक्ट के रूप में काम में लिए जाते हैं तब वो होता है आपका प्रोनाउन। ओके, अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स की। किसकी बात करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स की। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का हमने अध्ययन कर लिया। अब हम चर्चा करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स की। किसकी बात करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स की। बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? ईच, एवरी, आइदर और एक है नाइदर, ये होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। याद रख के चलना। कैसे? बहुत शानदार तरीके से अध्ययन करेंगे, बड़ा मजा आएगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ईच और एवरी की। बेटा ईच है वो एवरी की एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। तो हम चर्चा करते हैं सबसे पहले ईच और एवरी की। तो देखिए ईच और एवरी क्या होता है। पहले तो आपको एक बात बता देता हूं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो अपने साथ सिंगुलर फॉर्म रखते हैं। याद रख के चलना, ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म काम में लेते हैं। कभी भी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ में प्लूरल फॉर्म काम में नहीं लेते हैं, प्लूरल फॉर्म काम में नहीं ली जाती है। याद रखना, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर खुद सिंगुलर और इनके साथ वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। इस बात को ध्यान से देख लेना प्यारे बच्चों। और एक चीज और देखो कि ईच और एवरी ये क्या है? ईच का अर्थ होता है प्रति एक और एक होता है प्रत्येक, जबकि एवरी का अर्थ होता है प्रत्येक।
अब आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, इसका भी अर्थ प्रत्येक प्रत्येक प्रत्येक, इनमें मतलब अंतर क्या हुआ बताता हूँ, अभी चिंता मत करो, अभी बताता हूँ। प्रत्येक 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 क्या अंतर हुआ, देखो बेटा याद रखना, ईच का प्रयोग है वह है एक निश्चित संख्या के साथ में, किसके साथ, निश्चित संख्या के साथ, डेफिनेट नंबर के साथ, जबकि एवरी का प्रयोग अनिश्चित संख्या के साथ होता है। याद रखना कि ईच का प्रयोग एक निश्चित संख्या के साथ, जबकि एवरी का प्रयोग अनिश्चित संख्या के साथ होता है। बेटा अब देखो मेरी बात, प्रति एक और प्रत्येक इनमें अंतर क्या होता है। जैसे मान लो कि एक चीनी की बोरी है, अब चीनी की बोरी है तो उसमें प्रति 1 किलो हम लोग 35-40 रुपए बेचते हैं, मतलब उसमें कितना केजी चीनी है, 50 केजी है, तो प्रति 1 किलो चीनी के कितने रुपए हैं, 34 रुपए हैं। तो वो तो क्या हो गई, प्रति 1 किलो, क्या हो गई, प्रति 1 किलो। अब प्रत्येक का मतलब क्या होता है, प्रत्येक का मतलब होता है कि 2 से अधिक। याद रखना, यानी यदि कोई भी नंबर, याद रखना, वो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ईच का, जबकि 2 से अधिक, किससे, 2 से अधिक निश्चित संख्या के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, करते तो ईच का ही, लेकिन वहां उसका अर्थ क्या निकलता है, प्रत्येक। क्या निकलता है, प्रत्येक। समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो कि ईच का अर्थ होता है प्रत्येक या प्रत्येक, एवरी का अर्थ भी होता है प्रत्येक, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसका प्रयोग अनिश्चित संख्या के साथ किया जाता है। उदाहरण के तौर पे मैंने लिख दिया कि ईच बॉय हैज ए पेन, ईच बॉय हैज ए पेन, प्रति एक विद्यार्थी के पास में क्या है, एक पेन है। प्रति एक विद्यार्थी के पास क्या है, एक पेन है। जैसे लिख दिया कि each question carries equal mark, कि सभी क्वेश्चन के मार्क्स क्या है, समान है, कि सभी क्वेश्चन के मार्क क्या है, समान है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका प्रत्येक क्वेश्चन के अंक समान है और प्रति एक लड़के के पास में पेन है। कहने का मतलब यहाँ पे इसका क्या निकल रहा है, क्योंकि यहाँ इसका अर्थ निकल रहा है प्रत्येक के लिए, यहाँ निकल रहा है प्रति एक के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क, प्रत्येक क्वेश्चन है वो समान अंक का है। कहने का मतलब ये है बेटा कि क्वेश्चन है वो 10 ये मान के चलो 5 10 जितने भी दिए हुए हैं उनमें उनकी संख्या है, नंबर है, निश्चित है। तो याद रख के चलना, डेफिनेट नंबर के साथ में ईच का प्रयोग किया जाता है और इनडेफिनेट नंबर के साथ में प्रयोग किया जाता है एवरी का। अब देखो जैसे मैंने लिख दिया कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, ईच इज हैप्पी, ईच इज हैप्पी, मैंने यहाँ पे लिख दिया। राम और श्याम दोस्त हैं, दोनों खुश हैं, दोनों खुश हैं। ईच इज हैप्पी का मतलब है कि प्रति एक खुश है। प्रति एक का मतलब है कि यहाँ पे डेफिनेट नंबर दे दी, 2 को बता दिया, तो ये दोनों ही खुश है। तो डियर स्टूडेंट्स, ईच का यहाँ प्रयोग किया, इसका मतलब है प्रति एक। तो याद रखना कि ईच का प्रयोग है वह एक डेफिनेट नंबर के लिए किया जाता है। अब देखो पहली बात तो ये, इसका प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है, कि प्रोनाउन के लिए होता है। किसके लिए होता है, प्रोनाउन के लिए होता है। यहाँ पे देखो ईच के बाद में यदि कोई वर्ब दी हुई है तो वो क्या है, प्रोनाउन है। आपने लिख दिया ईच बॉय, क्या लिख दिया, ईच बॉय इज हैप्पी, ईच बॉय इज हैप्पी, यानी प्रत्येक लड़का खुश है। तो यहाँ पे याद रखना ईच के बाद में क्या दी हुई है, नाउन, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। प्यारे बच्चों याद रखना ईच एक ऐसा वर्ड है जो ना आपका प्रोनाउन भी है और आपका एडजेक्टिव भी है। इस बात को याद रख के चलना। अब देखो बात करते हैं एवरी की। किसकी बात करते हैं, एवरी, जिसका मतलब होता है प्रत्येक, ऑफ मोर देन 2, मतलब 2 से अधिक यानी 3, 2 से अधिक यानी 3। कहने का मतलब है 2 से अधिक यानी 3। इसका मतलब है कि 2 से अधिक संख्याओं के लिए आपको किसका प्रयोग करना है, एवरी का प्रयोग करना है। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, 2 से अधिक संख्याओं के लिए आपको किसका प्रयोग करना है, एवरी का प्रयोग करना है। जैसे मैंने लिख दिया कि एवरी स्टूडेंट इज
वर्किंग, कि प्रत्येक विद्यार्थी काम कर रहे हैं, प्रत्येक विद्यार्थी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे याद रख के चलना बेटा, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, एवरी। अब स्टूडेंट कितने भी हो सकते हैं, स्टूडेंट कितने भी हो सकते हैं, उनकी कोई डेफिनेट नंबर यहाँ पे शो नहीं की गई है। तो याद रखना एवरी का प्रयोग है 2 से अधिक संख्याओं के साथ में किया जाता है। और ये भी क्या होती है, इसके साथ भी कैसी वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब होती है, सिंगुलर नाउन इसके साथ में दी हुई होती है। ये चीज़ याद रख के चलना। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बेटा कि एवरी हमेशा एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन नहीं होता है। ये इसको प्रोनाउन के रूप में काम में नहीं लेंगे। कैसे कैसे काम में नहीं लेंगे मेरे बच्चों, ये देखो आप कैसे काम में नहीं लोगे। जैसे मैंने लिखा कि ईच इज हैप्पी, ईच बॉय इज हैप्पी। जैसे मैंने लिखा एवरी इज हैप्पी, और जैसे मैंने लिखा एवरी बॉय इज हैप्पी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ईच इज हैप्पी, ईच क्या आ रही है, यानी किसके रूप में आ रही है, सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। ईच सब्जेक्ट कौन लेता है, प्रोनाउन लेता है। तो यहाँ पे ईच है वो प्रोनाउन के रूप में है। कहने का मतलब है यहाँ पे ये प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है और सब्जेक्ट अपना लेता है प्रोनाउन। तो यहाँ पे ये प्रोनाउन के रूप में है। और यहाँ पे ईच के बाद में नाउन दी हुई है, तो ये किसके रूप में है, एडजेक्टिव। किसके रूप में है, एडजेक्टिव। ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन ये क्या है, एवरी इज हैप्पी, ये गलत है, क्योंकि एवरी कभी भी प्रोनाउन के रूप में काम में नहीं लिया जाता है। याद रखना इस बात को कि एवरी कभी भी प्रोनाउन के रूप में काम में नहीं लिया जाता है। एवरी के बाद में नाउन दी हुई मिलेगी और वो किसके रूप में काम में लिया जाएगा मेरे प्यारे बेटा, एडजेक्टिव के रूप में काम में लिया जाएगा एवरी। इस बात को ध्यान से देख लेना। तो बताइए मुझे ईच और एवरी के बारे में आपको मैंने जो बताया वो समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत है क्या? अब हम चर्चा करते हैं आइदर और नाइदर की। स्टूडेंट्स से आइदर और नाइदर की बात करते हैं। आइदर क्या है, नाइदर क्या है, ये और देख लो बेटा। आइदर का प्रयोग है वह दो में से कोई एक के लिए, कोई एक के लिए। और नाइदर का प्रयोग है दो में से एक के लिए भी नहीं। याद रखना कि आइदर का प्रयोग दो में से एक के लिए किया जाता है, नाइदर का प्रयोग दो में से एक के लिए भी नहीं किया जाता है। मेरे बेटा ये प्रोनाउन के रूप में भी काम में लिया जाता है और एडजेक्टिव के रूप में भी काम में लिया जाता है। कैसे? देखो आपने लिख दिया कि आइदर इज रेडी टू क्रॉस द रोड। आइदर इज रेडी टू क्रॉस द रोड। आपने लिख दिया आइदर बॉय इज रेडी टू क्रॉस द रोड। आपने ये लिख दिया। देखिए आइदर इज रेडी टू क्रॉस द रोड, कि आइदर इज रेडी टू क्रॉस द रोड। अभी मैंने क्या बोला, दो में से एक के लिए, कि कोई एक तैयार है रोड को क्रॉस करने के लिए। आइदर बॉय इज रेडी टू क्रॉस द रोड, मतलब दो में से दो बॉय खड़े होंगे, उनमें से एक लड़का वो रोड को क्रॉस करने के लिए तैयार है। तो याद रखना यहाँ पे आइदर आ रहा है, सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। अभी मैंने बताया सब्जेक्ट कौन लेता है, प्रोनाउन लेता है। सब्जेक्ट कौन लेता है, प्रोनाउन लेता है। यहाँ पे आइदर के बाद में नाउन दिया हुआ है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब देखो नाइदर, नाइदर का प्रयोग कर दोगे तो इस आइदर की जगह क्या लिख दो, नाइदर। क्या लिख दो, नाइदर। क्या होगा, नाइदर इज रेडी टू क्रॉस द रोड, नाइदर बॉय इज रेडी टू क्रॉस द रोड। समझ रहे हो मेरी बात? एक चीज ये याद रख के चलना कि आइदर, नाइदर, ईच, एवरी खुद सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, खुद सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। ईच, आइदर, नाइदर प्रोनाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं, जबकि एवरी केवल एडजेक्टिव ही होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपके समझ में आई नहीं आई? अब हम चर्चा करते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स की। इंटेरोगेटिव
एडजेक्टिव्स। एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जैसे मान लो ये अपना है प्रोनाउन और ये अपना है एडजेक्टिव। कैसा? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस और यहाँ पे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। बेटा इंटरोगेटिव प्रोनाउन में WH वर्ड होगा और WH वर्ड के बाद में क्या दी हुई मिलेगी? वर्ब। जबकि यहाँ पे क्या होगा? आपका WH वर्ड होगा और उस वर्ड के बाद में क्या दिया हुआ मिलेगा? आपको नाउन दिया हुआ मिलेगा। क्या दिया हुआ मिलेगा? नाउन दिया हुआ मिलेगा। ये याद रख के चलना। कैसे? जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स में मैंने आपको बताया है विच, व्हाट और हुज। अब देखो स्टूडेंट, जैसे मैंने लिख दिया कि विच कलर डू यू लाइक, डू यू लाइक, कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है या तुम कौन से कलर को पसंद करते हो। यहाँ पे विच के बाद में क्या है बेटा? नाउन दी हुई है, तो ये सेंटेंस आपका किसका है? एडजेक्टिव का है। जैसे मैंने लिख दिया व्हाट पेन डू यू वांट टू बाय, कि कौन से पेन को तुम खरीदना चाहते हो। यहाँ पे देखो क्या है? पेन है, नाउन है, और नाउन आपको पता है WH वर्ड के बाद नाउन दी हुई क्या है? एडजेक्टिव। अगर यहाँ पे होता जैसे मैंने लिख दिया कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे WH वर्ड, उसके बाद में क्या दी हुई है? वर्ब दी हुई है। तो वो सेंटेंस किसका हो जाएगा? प्रोनाउन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्रोनाउन का हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया हुज ब्रदर इज राम, हुज ब्रदर इज राम, राम किसका भाई है। यहाँ पे WH वर्ड हुज दिया हुआ, उसके बाद में नाउन दी हुई है, तो ये सेंटेंस आपका किसका है? एडजेक्टिव्स का है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रख के चलना, एडजेक्टिव्स के बाद में नाउन दी हुई मिलती है। तो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने अध्ययन किया आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का, हमने अध्ययन किया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का और हमने अध्ययन किया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स का। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स।